Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. वेलकम अगेन। आज जो है वो हम नोमेनक्लेचर्स के रूल्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर जो है उसमें साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी भी प्लांट को, और साइंटिफिक नेम जो है वो टू नेम्स पे जो है वो बेसिकली टू नेम्स कंटेन करता है। वन इज़ जीनस नेम जिसे जेनरिक नेम भी कहते हैं, और सेकंड वन इज़ स्पीशी नेम जिसे स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। नोमेनक्लेचर का जो रूल था, ये जो कोड दिया गया, ये दिया गया था बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और प्रेजेंट कोड में 6 प्रिंसिपल, 75 रूल्स, 57 रिकमेंडेशंस हैं और बहुत सारे नोट्स और एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट रूल है इसका कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर डिपेंड नहीं कर रहा ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एनिमल्स नेम के ऊपर। But the name of plant must be not be rejected merely because it is identical with the name of the animal. लेकिन अगर किसी प्लांट का नेम बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है एनिमल के नेम के साथ या सेम नेम है तो आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया है, सेस्ट्रोपिया जो है वो मॉथ का नेम है, उसको रेफ़र किया जाता है, जो कि एक लार्ज जीनस है ट्रॉपिकल ट्री का, जो फैमिली मोरेसी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली इस रूल में उन्होंने बताया कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर हम आगे सेकंड रूल की तरफ जाते हैं। उसमें उन्होंने बताया एप्लीकेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ टेक्सोनोमिक ग्रुप इज डिटर्मिन्ड बाय द name of the nomenclature means of the nomenclature type the specimen associated with the each species name। यानी आप किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को जो नेम अप्लाई कर रहे हैं वो नोमेनक्लेचर टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेसिमन का नेम जो है वो उसका स्पीशी नेम के साथ ही रिजेंबल कर रहा होगा ज़्यादातर। थर्ड उन्होंने बताया इफेक्टिव वैलिड पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स, ठीक है। ये जब भी हम नेम्स देते हैं साइंटिफिक नेम नोमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक, तो उसमें प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपने उसको करेक्ट नेम दे दिया है नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो उसको पहले पब्लिश कर दें, लोगों तक उसको पहुंचा दें, बुक में, जर्नल्स के अंदर, ठीक है। आप उन्हें पब्लिश कर दें। जब आप उन्हें पब्लिश कर देते हैं तो फिर वो इफ़ेक्टिव नेम है, ठीक है, वैलिड पब्लिकेशन के साथ। इफ़ेक्टिव पब्लिकेशन का मतलब ये है कि जो नाम है इट मस्ट बी पब्लिश इन अ बुक और अ पीरियोडिकल जर्नल, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर जो कि सर्कुलेट करती है लोगों में, साइंटिस्ट के अंदर, आप वो बुक उस जर्नल के अंदर नेम पब्लिश कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आपने उसको पब्लिश कर दिए तो फिर वो जो असल में मसला ये है कि जो भी नेम देता है किसी भी प्लांट को या एनिमल को, अगर वो सिर्फ उसे अपने तक रखेगा तो वो इन्फॉर्मेशन तो दूसरों तक जाएगी ही नहीं, ठीक है। लोग उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, तो जो पहले पब्लिश करता है उसी का नाम दिया जाता है उस प्लांट को या एनिमल को, और उसी को जो है वो करेक्ट माना जाता है। तो इसीलिए पहले पब्लिश करना जो है वो बहुत, इसी को प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का नाम दे रहे हैं। वैलिडली पब्लिश्ड का मतलब ये है कि जो नेम ऑफ टेक्सोन है उसके साथ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए टेक्सोन की, कि आपने इसको ये नाम दिया है, इसका ये टेक्सा है, ठीक है, ये स्पीशी है, ये जीनस है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताएं कि ये ऐसा क्यों आपने इसको दिए, किस बेस के ऊपर दिए, करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, वो है वैलिड पब्लिकेशन, ठीक है। उसमें आप फिगर्स दे सकते हैं साथ डिटेल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो इफ़ द टेक्सोन इज़ अ पैरासाइट द होस्ट शुड बी इंडिकेटेड, यानी अगर आप किसी पैरासाइट का बाग की बात करें तो इसका मतलब आपने उसका होस्ट भी बताना है कि ये किसके ऊपर जो है वो अटैक करता है, किसके ऊपर सर्वाइव करता है, यानी हर एक किस्म की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने उसके साथ मेंशन करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो पहला नेम होता है वही वैलिड नेम होता है, वही पब्लिश हुआ हुआ नेम है, ठीक है। अगर दूसरे नाम भी जो है वो आते हैं उससे रेलेवेंट, जो बाद में पब्लिश होते हैं एक ही टेक्सोन के लिए, तो उन्हें हम सिनोनिम्स या इनवैलिड नेम्स का नाम देते हैं, ठीक है।
प्रायोरिटी सिस्टम जो है वो लीनियस ने स्टार्ट किया था स्पीशीज़ प्लांटेनम में। उसने अपनी बुक के अंदर जो है वो ये सारे नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो नाम दिए थे प्लांट्स को। एंड 1 मई 1753, ठीक है, यानी कि उसने पब्लिकेशन सबसे पहले की थी जिसमें उसने बहुत सारे प्लांट्स के नाम पब्लिश किए थे और वो बुक का नाम था स्पीशी प्लांटेनम। अच्छा, इसके बाद फिर हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम्स की। तो साइंटिफिक नेम्स जो हैं जो डिफरेंट एक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। नहीं, साइंटिफिक नेम की लैंग्वेज की बात हो रही है। लैटिन मैंने आपको कल भी बताया था कि जीनस नेम हो या स्पेसिफिक एपिथेट नेम हो उनमें लैटिन होना चाहिए लैटिन लैंग्वेज में। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉलर लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें जो लैटिन लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है और अब ये डेड लैंग्वेज है, तो चेंजेस के चांसेस जो हैं वो कम है इसमें, ठीक है। फिर रिटेंशन चॉइस रिजेक्शन ऑफ नेम आ गया अगला। उसमें वो कहते हैं कि बायनोमियल के अंदर जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो रिपीट करता है जेनरिक नेम को। जैसे फॉर एग्जांपल सेम उस जो स्पीशी नेम है वही वाला जो है नेम वही उसका जेनरिक नेम भी, जैसे मेलस मेलस, ठीक है, जो एप्पल का पुराना नेम था, इनको हम टोटोनिम्स का नाम देते हैं। टोटोनिम्स का मतलब ये जेनरिक और स्पीशी नेम सेम है दोनों, मेलस मेलस जैसे हो गया। एप्पल जो है वो पियर से बहुत ज़्यादा मिलता था। पियर का नेम है पायरस कम्यूनस, इसीलिए बाद में फिर उसका नाम जो है वो चेंज करके पियर का जीनस जो है उसे दे दिया गया, यानी अब उसका नाम है पायरस मेलस, ठीक है। लेटर ऑन फिर ये इसको जो है वो फाउंड किया गया कि जीनस मेलस से ज़्यादा बिलोंग करता है, ठीक है। तो फिर उसका जो टोटोनिम था वो मेलस मेलस था। अब जो वैलिड नेम है साइंटिफिक नेम जो एप्पल को दिया गया डेट इज़ मेलस प्यूमिला, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे नेम्स हो गए। पहले मेलस मेलस रखा गया जो टोटोनिम था जिसमें जीनस और स्पीशी नेम सेम था। फिर क्योंकि उन्होंने कहा ये सेम हो गया, उन्होंने फिर जीनस नेम को चेंज करना चाहा क्योंकि ये पियर से मिलता था पायरस कम्यूनस से, तो उन्होंने इसका भी जीनस नेम पायरस रख दिया और पायरस मेलस इसका नाम हो गया। लेटर ऑन उसके बाद जो है वो फर्दर चेंज किया गया कि ये ज़्यादातर मेलस जीनस से बिलोंग कर रहा है, तो उन्होंने फिर जीनस मेलस ही रहने दिया और आगे स्पीशी नेम चेंज करके प्यूमिला रख दिया। अच्छा, उसके बाद बॉटनी के अंदर जो है ना वो टोटोनिम्स बैन हो चुके हैं अब। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ टू स्पीशीज़ विद सेम स्पेसिफिक एपिथेट, दो स्पीशीज़ हैं उनके स्पीशी नेम सेम है, ठीक है, वो एक ही जीनस में नहीं एग्जिस्ट कर सकती, इन्हें हम होमोनिम्स का कहते हैं। होमोनिम्स मतलब दो सेम स्पीशी नेम है और जो बेसिकली जीनस नेम है वो अलग है। अच्छा, इसके बाद अर्लियर वैलिड नेम जो है वो रिटेन रखा गया, लेटर ऑन वो सिनोनिम बन जाता है, यानी पहले जो दिया गया है वैलिड नेम वो बाद में सिनोनिम बन जाता है अगर आप चेंज कर देते हैं तो। अच्छा, उसके बाद है व्हेन अ स्पीशीज डिस्क्राइब इन वन जीनस एंड लेटर ट्रांसफर टू अनदर जीनस द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, इफ लेस्टिमेट का मतलब कि जो रूल्स के मुताबिक नाम रखा गया है वही रहता है, ठीक है, समझ आइए। उसमें उन्होंने आपको बताया कि अगर एक स्पीशी आप एक जीनस में डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बाद आप उसका जीनस चेंज कर देते हैं, यानी आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और जीनस के अंदर, ठीक है, नेम नहीं चेंज किया आपने, एक जीनस से दूसरे जीनस के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऑब्वियसली जीनस नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, नया कोई जीनस नेम नहीं होगा। तो वो इस तरह रूल्स के मुताबिक क्योंकि आपने ट्रांसफ़र किया तो जो स्पेसिफिक एपिथेट नेम रखा गया था रूल्स के मुताबिक वही रहेगा, ठीक है, यानी से जीनस नेम चेंज होगा, एपिथेट वही रहेगा। जैसे इन्होंने यहाँ बताया है क्राइसोकोमिया एक्यूल्स है एक प्लांट, उसको जो है उसका जीनस नेम जो है वो इसी तरह से चेंजिंग हुई, उसको शिफ्ट किया दूसरे जीनस के अंदर, दूसरा जीनस फिर विमोनिया आया और स्पीशी नेम जो है वो वहाँ पर सेम ही रहा, एकॉल्ड्स, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद सी है, व्हेन टू और मोर टेक्सा ऑन ऑफ द सेम रैंक्स आर यूनाइटेड द ओल्डेस्ट वैलिड नेम और एपिथेट इज सिलेक्टेड। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा टेक्सा को आप एक ही रैंक पर इकट्ठा कर रहे हैं तो जो सबसे ओल्डेस्ट नेम होगा, जो वैलिड नेम होगा, वही रहेगा एपिथेट के लिए, स्पीशी नेम के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ जेनरस के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे स्लोनिया है, इसके अलावा एकाइनोकार्पस है, फिर जो है फेनिकोस्पर्मा जो है, ये सारे जो हैं वो इकट्ठे कर दिए गए। तो सबसे पुराना नाम सोलनिया था। ठीक है, स्लोनिया, तो यही जो है वो फिर ओल्डेस्ट नेम था, यही करेक्ट नेम था, तो यही पे रखा गया। बाकी सारे जो है वो सिनोनिम्स बन गए। प्रायोरिटी ऑफ नेम्स की बात करें तो प्रायोरिटी इज़ कंसर्न विद द प्रीडिसेंस ऑफ द डेट ऑफ द वैलिड पब्लिकेशन के, जो जिसने पहले पब्लिश किया जो नेम, वही नेम रखा जाएगा। अगर वो रूल्स के मुताबिक है तो लेस्टिमेट है, और अगर वो रूल्स के मुताबिक नहीं है तो फिर वो इलेस्टिमेट नेम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें जो है वो इंटरनेशनल नेम्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। रैंक्स ऑफ टेक्सा की बात करते हैं। हर स्पीशी जो है वो एक ख़ास टेक्सा से बिलोंग करती है। ठीक है, और उसमें हायर लोअर रैंक सारे होते हैं। हायर रैंक से स्पीशी के लास्ट है, वैसे इसके बाद कल्टीवर और वैरायटी भी आती है, तो इससे ऊपर सारे हायर रैंक्स हैं। आ स्पीशी बिलोंग टू अ जीनस, फिर जीनस फैमिली से, फैमिली जो है वो ऑर्डर से, ऑर्डर क्लास से, क्लास जो है वो ऑर्डर सब क्लास से, सब क्लास क्लास से, क्लास जो है वो सब डिवीजन से, और फिर सब डिवीजन डिवीजन से, और फाइनली किंगडम बनता है। ठीक है, ये रैंक्स एंड टैक्सा के। नेम ऑफ डिवीजन शुड एंड विद द फाइटा, हर डिवीजन के नेम के एंड पे फाइटा आता है। इसी जैसे सिर्फ फंजाई के अलावा, जैसे आपने देखा क्लोरोफाइटा, ठीक है, एलजी में हो गया, फिर ट्रेकियोफाइटा, हर डिवीजन के एंड पे फाइटा आ रहा है। ठीक है, सब डिवीजन के एंड पे फाइटीन आता है। ठीक है, इसी तरह क्लास के एंड पे आता है जी ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। ठीक है, इसके अलावा जो है सब क्लास के अंदर नाइडी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर के एंड पे नेलीज आता है, जैसे पोएलीज। ठीक है, एलीज आता है, एलीज। फैमिली जो है उसके एंड पे एसी आता है, जैसे ब्रासिकेसी। फिर सब फैमिली के एंड पे ओईडी आता है, और ट्राइब के एंड पे ई आता है, और सब ट्राइब के एंड पे आई एंड ए ई आता है। ठीक है, ट्राइब तक तो हम खैर नहीं लिखते हैं, हम डिवीजन सब डिवीजन लिख देते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट किंगडम की बात करते हैं। नेम्स जो हैं वो ऑर्डर के, दीज आर टेकन फ्रॉम द वन ऑफ द प्रिंसिपल जीनस ऑफ द फैमिलीज विद एन एंडिंग एलीज। ठीक है, जो फैमिली एग्जिस्ट कर रही होती है ना किसी भी, उसमें जो सबसे ज़्यादा जीनस एग्जिस्ट कर रहा होता है, या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके नाम के ऊपर ही ऑर्डर का नेम जो है वो रखा जाता है। फॉर एग्जांपल रोजेलीज किसके नेम के ऊपर रखा गया है? रोज़ प्लांट के नेम पर, रोज़ा जीनस के नेम पर। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स आपने जो है शुरू कर लेनी है इसके साथ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ के नेम जो है वो पहले रूल्स के, नॉमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक नहीं थे, जैसे ग्रैमिनी, इसी तरह से क्रूसीफरी, इसी तरह लेग्यूमिनोसी, फिर अम्बेलीफरी था, लेबिएटी, कंपोजिटी और पाल्मी। अब फिर उनको जब ये नॉमेनक्लेचर का रूल है, उन्होंने कहा हर फैमिली के एंड पे एसी होना चाहिए, तो नाम चेंज किया गया। जो सबसे कॉमन जीनस था उसके नेम के साथ एसी लगा दिया गया, जैसे कि ग्रैमिनी में पोआ जीनस है तो पोएसी बन गया, ब्रासिका जीनस है क्रूसीफरी में तो ये हो गया ब्रासिकेसी, लिग्यूमिनेसी में फिबेसी, इसी तरह जो है वो अम्बेलीफरी जो है पीएसी, लेबिएटी जो है लेमिएसी, फिर सनफ्लावर फैमिली जो है कंपोज दैट इज़ हम उसको कहते हैं एस्टीरेसी। फिर जो है वो पालमी थी जिसे हम एरिकेसी का नाम देते हैं। तो ये टाइप जीनस आगे उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, और हर एक का नाम जो है वो उनके न्यू नेम जो है फैमिली का, वो किसके ऊपर रखा गया? ऑन द बेसिस ऑफ द अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम आ जाता है कि ऑथर साइटेशन हम देते हैं, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि जिस साइंटिस्ट ने इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया होता है इसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी है उस प्लांट के बारे में, तो उस प्लांट के एंड नेम के एंड पे हम ऑथर साइटेशन देते हैं, यानी उस साइंटिस्ट का नेम भी मेंशन कर देते हैं जो फर्स्ट टाइम उसको वैलिडली पब्लिश करता है।
जैसे सोलेनम नाइग्रम के आगे एन लिखा है, सोलेनम उसका जीनस नेम, नाइग्रम स्पीसी नेम है या स्पेसिफिक एपिथेट है। एल का मतलब है कि हम लीनियस की बात करें, लीनियस ने फर्स्ट टाइम ये वैलिडली पब्लिकेशन दी थी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे नेम्स हैं जो दो ऑथर्स एक साथ पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। ऑथर साइटेशन फिर उनकी लिंक होती है वाया इधर और, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ब्रिट एटॉल रोज फॉर एन एल आगे ब्रिस्टन एंड जे एन रोज, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है एंड और करके इधर और लगाकर हम इनको इकट्ठा लिंक कर देते हैं, लेकिन ऐसा काम ही होता है, दो साइंटिस्ट रहते हैं, एक ही का काम होता है सारा। टाइप कॉन्सेप्ट की बात है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये सेपरेट भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। टाइप मेथड टेक्सोनॉमी ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ लीगल डिवाइस टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट नेम ऑफ द टेक्सोन, ठीक है। तो इसमें जो स्पेसिमन हम स्टडी करते हैं उसको टाइप स्पेसिमन का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये जो टाइप स्पेसिमन है ये सिंगल स्पेसिमन होता है जो कि हम हर्बेरियम शीट पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे जीनस एस्टर जो है वो एस्टेरेसी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर कुछ जो है वो टाइप्स इमेज होलो टाइप है, स्पेसिमन डेजिग्नेटेड बाय द ऑथर एज अ टाइप स्पेसिमन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हर्बेरियम कलेक्शन के लिए बाहर गए गार्डन में, ठीक है। मैंने आपको जो है वो एक प्लांट निकाल कर दिया कि ये इसका नेम है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो है टाइप स्पेसिमन। आप सबने उस प्लांट को देख के उसका नेम याद किया, ठीक है, दैट इज़ अ टाइप स्पेसिमन। आइसोटाइप है, आइसोटाइप डुप्लीकेट स्पेसिमेन है ऑफ अ होलोटाइप कलेक्टेड एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम, ठीक है। होलोटाइप जो है वो टाइप है जो आप कलेक्ट करते हैं। मैंने आपको जो प्लांट दिया वो तो टाइप स्पेसिमेन है। अब आपने मुझे देखा देखी वो एक और प्लांट जो है वो वहाँ से तोड़ लिया और उसका जो नेम आपने वो याद कर लिया कि ये वाला प्लांट है। जैसे मैंने साइनाडोन डेक्टिलम ग्रास तोड़ के आपको बताया कि ये साइनाडोन है। दूसरी बच्ची ने जो है वो क्या किया है, वो उसी ग्रास को जो है वो तोड़कर अपनी बुक में हर्बेरियम पर लगाने के लिए रख लिया है और याद कर लिया उसका नेम कि ये साइनाडोन है, या लिख लिया। तो दैट इज़ अ होलोटाइप। वो जो दूसरा स्पेसिमेन आपके पास चला गया जो सेम प्लेस से आपने कलेक्ट किया था सेम टाइम, वो होलोटाइप है। इलेक्ट्रोटाइप की बात करें तो स्पेसिमेन जो चूजन बाय अ लेटर वर्कर फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल स्टडीड बाय द ऑथर ऑफ द स्पीशी व्हेन नो हॉलोटाइप इज डेजिग्नेटेड, ठीक है। और हॉलोटाइप में भी लोस्ट, अगर आपने स्पेसिमेन जो है वो चूज़ किया है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल, आपने उसको चूज़ कर लिए बाय द ऑथर ऑफ अ स्पीशी but no holotype was designated at that time or no holotype is missing. For example, इसमें मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैंने आपको एक प्लांट दिखाया था टाइप स्पेसिमन, हॉलोटाइप आपने उसकी ले ली थी, यानी कि आपने उसी टाइम पर सेम प्लांट जो है वो उसी सेम प्लेस से कलेक्ट कर लिया था। अब हुआ ये कि आपने वो तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में वो आपकी हॉलोटाइप जो है वो गुम गई, ठीक है, वो प्लांट आपका गुम गया। अब आपको पता है कि आपने वो प्लांट कहाँ से तोड़ा था और किस तरह का वो देखने में था। आप उसी प्लेस पर जाएंगे और एक नया प्लांट तोड़ लेंगे, ठीक है, हॉलोटाइप क्योंकि मिस हो चुकी हुई है। उस टाइम पर हम उसको इलेक्ट्रोटाइप का नाम देंगे जो थर्ड आपने प्लांट तोड़ा है। सिन टाइप की बात करें, अगर एक या एक से ज़्यादा स्पेसिमन्स मौजूद हैं, that is cited by an author of a species when holotype was not designated, उसे हम sin type कहेंगे। एक या एक से ज़्यादा स्पेसिमन वहाँ पर मौजूद है जब आपने होलोटाइप अभी तक नहीं बताई। पैराटाइप की बात करें तो ऑथर साइटेड टू और मोर स्पेसिमन एज टाइप, द रिमेनिंग साइटेड स्पेसिमन आर पैराटाइप्स, ठीक है। कि अगर एक ऑथर है उसने दो या दो से ज़्यादा स्पेसिमन टाइप कर दिए, मतलब उसने कहा ये टाइप स्पेसिमन है, तो जो रिमेनिंग साइटेड स्पेसिमन है वो सारे कितने होंगे, वो है पैराटाइप, ठीक है। जैसे आपके पास दो स्पेसिमन मौजूद थे, मैं आपके साथ गई हूँ हर्बेरियम की पर लगाने के लिए प्लांट कलेक्शन के लिए, तो मैंने एक साथ दो प्लांट तोड़ लिए, बता दिए कि ये टाइप स्पेसिमन है, मतलब यानी कि इसका ये नाम है, ठीक है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, दो हैं। अब उन दोनों में से एक को जो है वो हम कहेंगे
कि अभी मैंने क्योंकि आपने अभी उनमें से कोई भी प्लांट जो है वो एज अ होलोटाइप नहीं लिया, आपने उस सेम प्लेस से प्लांट कलेक्ट नहीं किया, उन दोनों में से आपको मैंने एक वापस कर दी कि ये वाला आप ले लो, ये आप लगा लेना, ठीक है, एक मेरे पास है, एक आप ले लो। तो ये है सिन टाइप। पैराटाइप में क्या है कि अगर ऑथर साइट के 2 और मोर स्पेसिमन, तो रिमेनिंग साइटेड स्पेसिमन जो है वो सारी कितनी है, वो उन्हें हम पैराटाइप का नाम देते हैं, ठीक है। फिर नियो टाइप आ जाता है व्हेन ऑल द ओरिजिनल स्पेसिमन और डुप्लीकेट्स हैव बीन लॉस्ट, जब सब कुछ लॉस्ट हो चुका हो तो वो बन जाती है नियो टाइप। अच्छा, कल्टीवेटेड प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं दे आर बोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ वाइल्ड हैबिटेट एंड कल्टीवेटेड। कुछ जो है वो नेचुरली ग्रो कर रहे थे, कुछ को हम खुद ग्रो करवाते हैं, वो कल्टीवेटेड होते हैं जब हम खुद ग्रो कराते हैं, जैसे हम सनफ्लावर खुद लगाते हैं, क्रॉप्स हम खुद लगाते हैं, वो कल्टीवेटेड है। हॉर्टिकल्चरल जो प्लांट्स हैं वो हम कल्टीवेशन के दौरान प्रोड्यूस करते हैं बाय हिब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन और अदर प्रोसेसेस, ठीक है, उन्हें हम फिर नाम देते हैं कल्टीवार नेम्स, ठीक है। कि कौन सी वैरायटी का ये प्लांट है जो कि हमने यहाँ पर ग्रो करवाया, ठीक है। वो इनमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बेस पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं इन्हें। तो कल्टीवार नेम जो है वो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम या कॉमन नेम के बाद यूज़ किया जाता है। इनको हम क्या है, जैसे एक उन्होंने बताया हुआ है कोमीलिया जेपोनिका, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनको उनके साइंटिफिक नेम जो है वो दिए जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, नोमेनक्लेचर। और ये रूल्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अब सिर्फ हमारा एक चैप्टर रह गया है, क्लासिफिकेशन। होपफुली मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कॉलेज में, तो बिकॉज़ इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अब आपको कॉलेज से हाथ आना चाहिए। तो हाँ, जो सेकंड चैप्टर है फिर हमारा एक ही रह गया है क्लासिफिकेशन वाला, वो काफ़ी लेंथी भी है और वो इम्पॉर्टेंट भी है, वो उसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो टोटली रट्टा है क्योंकि उसमें क्लासिफिकेशन है, वो आपने 1 to all याद करनी है, तो इसीलिए वो फिर हम तब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।